ओरल हाइजीन हार्ट को कैसे इफेक्ट करती है? तो अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो जो भी हमारे मुंह में प्लाक डिपॉजिट्स होते हैं या जो भी कीटाणु हैं ये हमारे मुंह में एक्ट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट दीज बैक्टीरिया थ्रू द ब्लड स्ट्रीम दे में गेट ट्रांसफर्ड इनसाइड। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बच्चों के भी प्रीमेच्योरली दांत गिर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके दांतों में कैविटीज होती हैं। तो बच्चों को कब कितनी फ्रीक्वेंटली डेंटल चेकअप कराना चाहिए? बच्चों के लिए जो ओरल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके कहने का ये मतलब है कि बच्चों को बिल्कुल मीठा नहीं खाना चाहिए अपने दांत बचाने के लिए? नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ भी खाने के बाद सिर्फ माउथ वॉश कर लें या हम ब्रश ही ना करें और माउथ वॉश कर लें? देखिए माउथ वॉश इज एन एडजंक्ट है वो। Hello viewers, welcome to Voice of Value, the podcast where we bring you insightful conversations with experts in their own fields. And today we have a very prominent dentist, a periodontist and implantologist, Dr. Sonakshi Varun, who has been transforming smiles for many years and he's been changing lives of her patients by making them smile every day. जैसे कि कहते हैं, a smile is a curve which makes everything straight. Welcome Dr. Sonakshi. Thank you, Dr. Varun, for having me here. I am Dr. Sonakshi. I am practicing in Faridabad. My clinic's name is Center for Smile Dental and Heart Clinic. And it is a great opportunity to be present here and to discuss about the oral health issues, which I think they are faced every day by people at home. एक और proverb है, that is, brush twice a day and keep teeth problem away. आपका इसके बारे में क्या कहना है? पेशेंट्स को या किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को एक बार ही दिन में ब्रश करना एडिक्वेट है या उनको हर किसी को 2 बारी ही ब्रश करते रहना चाहिए? क्योंकि बचपन में जब हमने सीखा, हमें पेरेंट्स ने सिखाया 2 बारी, पर हम कई बारी इवनिंग जो ब्रश है, डिनर के बाद का ब्रश, वो स्किप कर जाते हैं. हाउ यूजफुल और हार्मफुल इज इट? ब्रशिंग ट्वाइस अ डे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए बिकॉज हम जब भी कुछ खाते हैं तो एक थिन प्लाक फिल्म डिपॉजिट होती है हमारे टीथ के ऊपर और ज़्यादातर जो भी हमारे मुंह में बैक्टीरिया एक्ट करते हैं वो रात के समय करते हैं. तो 2 टाइम ब्रश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑल्सो जब हम ब्रश करते हैं तो हमें कुछ सरफेसेस हैं जो ध्यान से कवर करने चाहिए. जैसे हम जल्दी में सिर्फ फ्रंट टीथ के जो सरफेस हैं उन्हीं को ब्रश करते हैं. हमें पीछे के जो हमारे टूथ सरफेसेस हैं या अंदर से जो हमारी गम लाइन है, हमें सब जगह ब्रश करना चाहिए. ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. ट्वाइस ब्रशिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज आई सेड बिकॉज जो भी हमारे मुंह में कैविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर रात के समय ही बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन की वजह से होती हैं. बचपन में हम एक पोएम पढ़ा करते थे. उसमें लगता था कि डेंटिस्ट के पास जाना एक विशियस साइकिल होता है कि एक बारी जब डेंटिस्ट के पास जाना शुरू कर दो तो बार जाना पड़ता है. तो ये इस चीज़ के लिए हमें सबको डर लगता है. बट आपको क्या लगता है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स या जिनको डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको कितनी फ्रीक्वेंटली डेंटल चेकअप कराना चाहिए, या क्या उनको इस चीज़ से डरना चाहिए कि एक बारी डेंटिस्ट के पास जाके बार जाना ही पड़ेगा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और ये सवाल पूछते हैं. तो पहले ज़माने में जो डाइट होती थी और जो आज होती है उसमें काफ़ी चेंजेस हैं. आजकल जैसे हम इतना फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उस वजह से उतनी अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं. तो डेफिनेटली लोगों को 6 मंथ्स में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए. जिन लोगों को कुछ सिस्टमिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज़ हैं या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनके मुंह में बहुत जल्दी कैविटीज़ लग जाती हैं, उन लोगों को हर 3 से 4 महीने 3 to 4 मंथ्स डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए. तो विजिटिंग डेंटिस्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम की एक विशियस सर्कल है. अगर हम जल्दी या टाइमली विजिट्स रखते हैं तो डेफिनेटली हम अपने टीथ को सेव करते हैं कैविटीज़ लगने से. एंड इफ़ वी आर एबल टू मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन समहाउ इट अफेक्ट्स आवर सिस्टमिक हेल्थ ऑल्सो. सो बोथ ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड. सो थैंक यू वेरी मच इस पॉइंट पे आने के लिए कि वो सिस्टमिक हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है. जैसे कि हमें पता है कि आपको कुछ टाइम पहले ही गवर्नर ऑफ केरला ने एक अवार्ड दिया था एक पेपर पब्लिकेशन के लिए, जो कि एक लैंडमार्क पेपर था, जिसमें आपने बताया था कि गम्स टू हार्ट डिस्टेंस नॉट सो फार, जिसमें आपने बताया था कि ओरल हाइजीन हार्ट को कैसे इफेक्ट करती है. क्या आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकते हैं प्लीज़? हाँ जी. ओरल हेल्थ हमारी जो सिस्टमिक हेल्थ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं,
उनसे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो इस बारे में सबको जानकारी नहीं है। जो भी हम ओरल हेल्थ का मतलब क्या है कि हम हर रोज़ जो खाते हैं, हम कैसे ब्रश करके उसको मेंटेन करते हैं। तो अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो जो भी हमारे मुंह में प्लाक डिपॉजिट्स होते हैं या जो भी कीटाणु हैं, सम अनवांटेड और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसको हम अपने साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं, ये हमारे मुंह में एक्ट करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट these bacteria through the bloodstream they may get transferred inside. They lead to increased deposits in the arteries. They lead to formation of plaque, जो कि एक मेडिकल टर्म है अथेरोस्क्लेरोसिस। वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक अवेयरनेस की बात है कि हमें कैसे अपनी ओरल हेल्थ अच्छी रखनी है, जिसकी वजह से हम मेडिकली अदरवाइज भी फिट रहें और हमारा हार्ट भी हेल्दी रहे। तो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ एडल्ट्स में है या ये प्रॉब्लम बच्चों में भी हो सकती है? बच्चों को कितनी फ्रीक्वेंटली अपना डेंटल चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बच्चों के भी प्रीमेच्योरली दांत गिर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके दांतों में कैविटीज होती हैं, उनको गम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बच्चों को कब कितनी फ्रीक्वेंटली डेंटल चेकअप कराना चाहिए? और ये जो आपने बताया कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या ये बच्चों में भी हो सकती हैं? बच्चों के लिए जो ओरल हेल्थ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नोशन है जो कई पेरेंट्स मुझसे आकर पूछते हैं कि मैम ये तो दूध के दांत हैं, अगर ये तो गिर ही जाएंगे, तो अगर हम इनका नहीं भी ट्रीटमेंट कराते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों के जो इरप्शन टाइम है टीथ का वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर होता है। तो हमें जो फर्स्ट डेंटल विजिट है, मैं कहती हूँ कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर पे आप अपने बच्चे को ले जाके एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि डेंटल ऑफिस एक डेंटल होम की तरह एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है उस बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा उस एनवायरनमेंट से एक्लिमेटाइज हो जाता है। दूसरा, एज पेरेंट्स आप जानकारी ले सकते हैं कि बच्चों की ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, कैसे आप उनको ब्रश करा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए फिंगर टूथ ब्रशेज आते हैं, फिर जब बच्चा 3 साल का होता है तो हम उसे फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट रिकमेंड कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें समझ के आप ज़्यादा अच्छा ध्यान रख सकते हैं उनका घर पे। बच्चों में भी कैविटीज़ बहुत ज़्यादा लगती हैं क्योंकि बच्चे शौकीन होते हैं मीठी चीज़ें खाने का, और जो भी हम शुगरी चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से, जैसे मैंने पहले बताया था, कैविटीज़ ज़्यादा लगती हैं। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस फिर पुअर होगी तो कहीं ना कहीं जो भी इन्फेक्शंस होंगे वो परमानेंट टूथबर्ड जो अंदर बन रही है वो अफेक्ट हो जाती है। तो ये आपने अच्छा कहा कि बच्चे शौकीन होते हैं और मीठा खाते हैं। तो क्या आपके कहने का ये मतलब है कि बच्चों को बिल्कुल मीठा नहीं खाना चाहिए अपने दांत बचाने के लिए? नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 2 से 3 घंटे पे बच्चे मीठा खा रहे हैं। हमें एज पेरेंट्स ये हमारा काम है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी पड़ेगी। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि वो रात को खा रहे हैं, रात को इफ़ दे आर हैविंग जूसेस, सम मिल्क शेक्स और आइसक्रीम्स, देन एज अ पेरेंट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको ब्रश कराएं, रिंस कराएं। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक आवर माउथ वॉशेस? इसमें माउथ वॉश का क्या रोल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ भी खाने के बाद सिर्फ माउथ वॉश कर लें, और हम दिन में 2 बारी ब्रश करने की जगह सिर्फ 1 बारी ब्रश करें और 1 बारी माउथ वॉश कर लें, या हम ब्रश ही ना करें और माउथ वॉश कर लें? क्योंकि माउथ वॉश भी आजकल बहुत सारे इफेक्टिव आ रहे हैं, जिनमें कि कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो बताती हैं कि माउथ वॉश बहुत अच्छे हैं। एंड डू यू थिंक इट कैन रिप्लेस ब्रशिंग ऑफ द टीथ? देखिए, माउथ वॉश इज एन एड, एडजंक्ट है वो हमारे ब्रशिंग टेक्निक के लिए। माउथ वॉश के अंदर कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से प्लाक डिपोजिशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। मोस्टली जो भी मार्केट में आजकल माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं, कुछ में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, कुछ में एक ड्रग होता है क्लोरहेक्सिडीन। क्लोरहेक्सिडीन बेसिकली क्या करता है, उसका एक 12 आवर एक्शन होता है। तो इसीलिए हम माउथ वॉशेस को 2 बार यूज करने के लिए कहा जाता है कि सुबह ब्रश करने के बाद करें और रात को ब्रश करने के बाद करें। तो उससे बहुत जल्दी जल्दी प्लाक डिपोजिशन नहीं होता है। प्लाक डिपोजिशन नहीं होगा तो जल्दी जल्दी कैविटीज नहीं होंगी। ऑल्सो ये आपको हेलिटोसिस में, जैसे बैड स्मेल आती है मुंह से, उसके लिए हेल्प करता है। सम ऑफ देम आर ऑल्सो हैविंग आई वुड से पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज, जैसे कि सोर थ्रोट है, कई बार उसमें भी हेल्प करता है। लेकिन ये सिर्फ एक हेल्प है, ये टूथब्रश का काम नहीं करेगा। जो मैनुअली हम अपने हाथ से टूथब्रश से अपने टीथ को क्लीन कर सकते हैं,
वो उसका सब्स्टिट्यूट ये नहीं है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि माउथ वॉश कैन नॉट रिप्लेस ब्रशिंग ऑफ द टीथ। ये इंपॉर्टेंट है कि माउथ वॉश को ऐसा ना समझा जाए कि हम ब्रश ना करें और सिर्फ माउथ वॉश कर लें तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। माउथ वॉश इज ओनली एन एडजंक्ट, इट इज़ अ हेल्पिंग फोर्स आफ्टर ब्रशिंग टीथ, जैसे हैलिटोसिस और बहुत सारी ऐसी बीमारियां। हैलिटोसिस इज बैड ब्रेथ, और बहुत सारी ऐसी तकलीफों को से दूर रहा जा सकता है। तो ये तो हो गई टीथ की बात मैडम। हमें ये बताएं, इनमें गम हेल्थ को हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कई बारी हमारे पास लोग आते हैं, मेरे रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में भी, जिनके हमने देखा है कि गम लाइन डिफरेंट होती है। जिनकी गम लाइन सीधी होती है, किसी में दांत के ऊपर चढ़ी होती है, किसी में नीचे होती है। क्या वो नेचुरल है, नॉर्मल है, या वो भी कोई बीमारी के संकेत हैं जिनको कि जल्दी पकड़ना चाहिए? गम लाइन में एक चीज देखी जाती है, रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कि आपके गम्स नीचे मूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेरोडोंटल डिजीज। गम्स में स्वेलिंग आना, गम्स का फूलना, ब्लीडिंग होना कुछ खाते वक्त, ब्रश करते वक्त, ये सब संकेत होते हैं जिंजिवाइटिस के, कि आपके गम्स में सूजन आ रही है। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कई बार हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आगे जाके फिर गम्स का शिफ्ट होना नीचे की तरफ इंडिकेट करता है कि हमारे जो दांत है वो हड्डी में टिके हैं, बोन में है, तो ये बोन लॉस हो रहा है। दांत उसके बाद हिलने लगते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं, या आगे की तरफ मूवमेंट होती है, तब हम इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी गम्स में अगर आप कोई प्रॉब्लम नोट करें, दैट इज द फर्स्ट साइन कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा पेन होगा टीथ में तो ही हम जाएं। तो ये गम रिसेशन की जो हम बात करें, जो गम रिसीड कर रहे हैं, इनका कारण क्या है? क्यों करने लगते हैं गम रिसीड? क्या ये ब्रशिंग में प्रॉब्लम है, ओरल हाइजीन में प्रॉब्लम है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है ऐसा? तो ये दोनों वजह से होता है। बहुत ज़्यादा विगरस हार्ड ब्रशिंग के कारण भी गम्स नीचे रिसीड कर जाते हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक पता होनी चाहिए कि हमें ब्रश को कैसे मूव करना चाहिए। बट पैथोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली गम्स का रिसीड होना मतलब बहुत ज़्यादा प्लाक डिपॉजिट हो रहा है, कैलकुलस डिपॉजिट हो रहा है, या कुछ ऐसे अनवांटेड बैक्टीरिया प्रोलिफरेट हो रहे हैं हमारी ओरल कैविटी में, जो हमारे बोन को रिजॉर्ब कर रहे हैं या बोन का ऐसा नुकसान कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बोन फिनिश हो रही है। और लगभग जब 40 से 50% बोन लॉस हो जाता है, तो हमारे गम्स नीचे रिसीड कर जाते हैं। तो इसमें स्केलिंग का क्या रोल है? क्योंकि जब भी स्केलिंग कराते हैं, जैसे मैंने अपनी भी कई बारी स्केलिंग कराई, तो स्केलिंग कराने के बाद एक गैप सा फील होने लगता है जी गम्स और दांतों के बीच में। ऐसा लगता है कि शायद हमने कुछ सपोर्ट हटा दी वहां से। जी क्या ऐसा है कि वो सपोर्ट हटा दी या वो सपोर्ट बनी? स्केलिंग से फायदा है या नुकसान है? जी डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे आज आकर पूछते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि स्केलिंग एक बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है दांतों की सफाई का, जिसके वजह से दांत बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि स्केलिंग कराने से हमारे दांत हिल जाएंगे। ये एक कैविटेशन प्रोसेस है जिसमें एक वाइब्रेशन होती है और पानी की, वाटर की मदद से दांतों की सफाई होती है, और बहुत ही स्लो स्पीड में ये करा जाता है। सिर्फ जो हमारे दांत के ऊपर स्टेन्स हैं, जैसे टी के, कॉफी के, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या जो गंदगी डिपॉजिट होती है जिसको हम प्लाक और कैलकुलस कहते हैं, सिर्फ उसको रिमूव करता है। स्केलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें 6 मंथ्स टू 1 ईयर के टाइम पे अपने डेंटिस्ट को विजिट करके कराना चाहिए। लेकिन ये जो गैप्स आप बता रहे हैं, ये गैप्स एक्चुअली डिपॉजिट्स की ही वजह से, जब ये क्लीन हो जाते हैं तब पेशेंट को महसूस होते हैं। लेकिन वो एक टेम्पररी फेज होता है। कुछ टाइम के बाद जो हमारा गम रिसीड कर गया है, जब वो उस जगह को भर देता है, ठीक है, जिसको हम इंटरडेंटल जिंजाइवा बोलते हैं, जब वो स्पेस बंद हो जाती है तो पेशेंट नॉर्मल फील करता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, जो कि बताया कि स्केलिंग से प्लाक को हटाया जा सकता है। तो आजकल हम कुछ सारे ट्रेंड देखते हैं जिसमें कि लोग टीथ वाइटनिंग के ऊपर बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। उनको अपने दांत बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद चाहिए। तो क्या ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनसे वो अपने दांतों को साफ रख सकते हैं, और जैसे कि पीलापन थोड़ा डिले हो जाए, या फिर डेंटिस्ट के पास आना, स्केलिंग कराना या कुछ ट्रीटमेंट कराना ही सॉल्यूशन है?
देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि टीथ व्हाइटनिंग और स्केलिंग दोनों बहुत ही अलग प्रोसीजर्स हैं, जो लोगों को नहीं पता होता। स्केलिंग का मतलब है बेसिक दांतों की क्लीनिंग, वो एक टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर नहीं है। टीथ व्हाइटनिंग एक अलग सेपरेट होता है, जो कि आजकल इन ऑफिस बोलते हैं हम, इन ऑफिस ब्लीचिंग जो डेंटिस्ट करते हैं, उसके लिए अलग-अलग केमिकल एजेंट्स आते हैं। तो टीथ व्हाइटनिंग यदि कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डेंटल क्लिनिक में ही जाके कराना चाहिए। घर पे जैसे लोग कहते हैं कि हम फिटकरी का कुल्ला कर लें, ये सब चीज़ें सही नहीं है, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सेकेंडली, टीथ व्हाइटनिंग के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं, ये हर कोई नहीं करा सकता, क्योंकि जो हमारे टीथ पे स्टेन्स हैं, दे कैन बी इंट्रिंसिक स्टेन्स और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स वो होते हैं जैसे कि टी कॉफ़ी के स्टेन्स, जो कि ईजिली हटाए जा सकते हैं। लेकिन यदि इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं, जैसे किसी को इंजरी हुई है, कोई गिर पड़ा, उसके दांत डिस्कलर हो गए, तो ये अंदर जो हमारे नसें हैं दांतों की, जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, वहां से कलर चेंज हुआ है। उसके लिए फिर आपको क्राउन्स कराने पड़ते हैं, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन जो टीथ वाइटनिंग है, उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इंडिकेशन क्या है। दूसरी बात, टीथ वाइटनिंग सिर्फ आपका एक शेड दांत का ऊपर करता है, इसके अपने भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कई लोगों को इसमें सेंसिटिविटी होती है, एंड इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। इफ यू वांट अ परमानेंट सोल्यूशन तो आपको क्राउन्स या वेनियर्स के लिए जाना होता है। तो विनियर्स जो आप बता रहे हैं, विनियर्स क्या है? मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ऑल्दो एक रैंडम नाम मैंने सुना है विनियर्स, पर क्या दांतों के ऊपर क्राउन चढ़ा के या विनियर्स चढ़ा के दांतों को बिल्कुल सफेद किया जा सकता है? देखिए, सिर्फ सफेद करने की बात नहीं होती है, दांत को वेनियर्स या क्राउन एक स्ट्रक्चरल एड देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है कि हमें चोट ना पहुंचे, ऐसे ही क्राउन्स या वेनियर्स आर रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर, इस चीज के लिए इनको लगाया जाता है। वेनियर्स ज्यादातर फेशियल सरफेस, जो हमारे दांत की फ्रंट सरफेस है, उसके ऊपर लगाई जाती है। जैसे किसी दांत का कॉर्नर चिप हो गया है, किसी दांत में क्रैक डेवलप हो गया है, और हम उसको सिर्फ फिलिंग से रेस्टोर नहीं कर सकते, तो हम वेनियर्स देते हैं। या जैसे कुछ लोगों में बहुत ज्यादा फ्लोरोसिस है, जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी में फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, उन जगहों पे कई बार उन पेशेंट्स में टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर नहीं इफेक्टिव होता, तो हम उनमें वेनियर्स देते हैं। और जहाँ पे बहुत ज्यादा दांत डिकेड है, उनमें रूट कैनाल्स करके फिर हम फुल क्राउन्स देते हैं, जिसमें ऑल ओवर सारा सरफेस दांत का क्राउन से कवर कर दिया जाता है। उसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं वो भी। तो अभी आपकी कन्वर्सेशन से ही मुझे एक आइडिया आया है कि आपने अभी फिलिंग्स के बारे में बात की। तो जितना मुझे पता है, फिलिंग्स ट्रीटमेंट है डेंटल कैविटीज़ का, और बहुत ही कॉमन है। तो आपके एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज से फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए, जो पहले क्या होती थी और अब क्या होती है? क्या अब जो फीलिंग्स हैं वो फॉर अ लाइफ टाइम है, कि एक बार ही फीलिंग करा के दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उनको बार बार कुछ कुछ टाइम पे कराना पड़ता है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये भी एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आके मुझसे पूछते हैं कि मैम, हमारे दांत में ये मेटल फिलिंग है, जो देखने में थोड़ी ब्लैक सी लगती है, ये ज्यादा अच्छी है या फिर अब जो हम वाइट वाली करा रहे हैं वो अच्छी है? तो पहले मेटल फिलिंग्स जो होती थी वो ही करी जाती थी, नो डाउट कि वो बहुत स्ट्रांग होती थी, अगेन दे वर आल्सो रेजिस्टेंट टू गेटिंग फ्रैक्चर्ड। बट आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और लेजर फिलिंग्स बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं। लेजर फिलिंग्स जैसे कि कॉम्पोजिट फिलिंग्स रूटीनली प्रैक्टिस होती हैं। इनमें अच्छी बात क्या है कि बिल्कुल दांत के शेड से मैचिंग होती हैं। फिलिंग कराने के बाद पता नहीं चलता कि हमने फिलिंग कराई है। तो जैसे आगे के हमारे दांत हैं, अगर हम गिर गए हैं, हमारे दांत का कॉर्नर चिप हो गया है, या किसी वजह से कोई इंजरी आई है, या दांत में कीड़ा लग गया है, ये फिलिंग्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं एस्थेटिकली भी। ऑल्सो ये ज़्यादा बायोकम्पैटिबल होती हैं, हमारे दांत के जो स्ट्रक्चर है, जो डेंटिन है, इनामिल है, उसके साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड करती हैं। पहले जो फिलिंग्स हम मेटल वाली बात कर रही हूँ मैं, उनमें मर्क्यूरी होता था। तो मर्क्यूरी लीच करने की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से माइक्रो लीकेज होता था। एंड ऑब्वियसली मर्क्यूरी, एज वी नो, वो एक बायो हैजर्ड है।
तो अब वो सारी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती हैं। टूथ कलर्ड फिलिंग्स आर डेफिनेटली मच मोर बेटर। तो जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे लेज़र फिलिंग्स के बारे में, तो क्या ये लेज़र गर्म होती है? कैसा होता है कि हमें लेज़र फिलिंग कराने में डर लगेगा क्या? ऐसा होगा कि गम को इंजरी हो सकती है या दांत को इंजरी हो सकती है क्या इस लेज़र से? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यूवी लाइट यूज़ करते हैं हम, ब्लू लेज़र लाइट होती है जो फिलिंग करने के लिए यूज़ करी जाती है। और प्रोटेक्शन के लिए आई वेयर होता है जो डेंटिस्ट खुद पहनते हैं और पेशेंट को भी पहनाया जाता है। इस फिलिंग से कुछ भी हार्म हमारी गम लाइन को नहीं होता। ये एस्थेटिकली बात करें तो हमारे दांत को और बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। एस्थेटिक से एक चीज़ याद आई मुझे कि आजकल बहुत सारे लोग एस्थेटिक डेंटिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे दांत बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल शेप में होने चाहिए। जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि अ ब्यूटीफुल फेस इज़ द वन विच रेडिएट्स अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो उनको वो स्माइल बहुत अच्छी चाहिए। तो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का क्या रोल है और आजकल वो कितनी पॉपुलर है? एस्थेटिक डेंटिस्ट्री बहुत पॉपुलर हो चुकी है क्योंकि पहले सिर्फ फंक्शन ही इम्पोर्टेंट होता था कि लोगों को खाने के लिए दांत चाहिए, लेकिन आजकल कोई एज ग्रुप नहीं है, वेदर पीपल आर यंग और ओल्ड, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्माइल. So aesthetic dentistry is not only about looks but also about shape, the structure of the tooth, the alignment of the teeth, and also susceptibility to infections. हमारी ओरल हेल्थ कैसी है, ये सब कुछ मैटर करता है कि हमारे मुंह में कोई कैविटीज तो नहीं है, हमारी जो गम्स हैं वो कैसे हैं, दे शुड बी पिंक, फर्म एंड हेल्दी, उनसे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, उनमें कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। एंड सेकेंडली अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो दांत हैं वो अलाइंड हैं कि नहीं, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा हम इनविजिबल ब्रेसेस के बारे में सुनते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। आजकल जो हम ऑर्थोडोंटिक करेक्शन की बात करते हैं तो इनविजिबल ब्रेसेस यूज़ हो सकते हैं और उसमें कोई एज ग्रुप भी नहीं है, यंग टू ओल्ड पीपल सब इसको यूज़ करते हैं अपने टीथ को अलाइन करने के लिए, टू मेक योर स्माइल मोर ब्यूटीफुल। तो इनविजिबल ब्रेसेस के बारे में प्लीज़ आप थोड़ा हमें, हमारे व्यूअर्स को और हमें और बताइए, जी क्योंकि इनविजिबल ब्रेसेस जो हैं वो एस्थेटिकली मुझे लगता है ज़्यादा प्लीजिंग है। पहले हमें लगता था जैसे हमारे स्कूल टाइम में जब ब्रेसेस लगा के कोई भी बॉय या गर्ल आते थे तो उनको भी अनकंफर्टेबल लगता था और हमें देखने में भी लगता था, उसको एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगता था उनको। जी तो क्या इनविजिबल ब्रेसेस सबके लिए अवेलेबल हैं? यंग लोगों में लगाए जा सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि यंग और ओल्ड दोनों के लिए लगाए जा सकते हैं, पर कितनी एज ग्रुप तक लगाए जा सकते हैं, इसके बारे में प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा और बताइए। जी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हम ऑर्थोडोंटिक करेक्शन है वो लगभग 12 से 13 साल की उम्र में बच्चों के साथ हम शुरू कर देते हैं, जब उनके सारे परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाते हैं। और ब्रेसेस मेटालिक हो सकते हैं, सेरामिक हो सकते हैं, और अब जो मैं बात कर रही हूँ इनविजिबल ब्रेसेस वो भी होते हैं। तो डिफरेंस ये होता है कि इनविजिबल ब्रेसेस में के लिए एक 3D स्कैनिंग करी जाती है सारे ही दांतों की, जिसके बेसिस पे ये इनविजिबल ब्रेस एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होती है जो टीथ के ऊपर पहनी जाती है और बहुत दूर से ये नज़र नहीं आती है। कुछ इसमें सेट्स बनाए जाते हैं 3D स्कैनिंग करके। किसी पेशेंट को सपोज हम 20 सेट्स देते हैं, 25 सेट्स देते हैं, ये सेट्स पहने होते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि जो प्रॉब्लम ब्रेसेस के साथ फूड लॉन्चमेंट की आती है या फ्रीक्वेंट विजिट्स होती हैं, हर महीने आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कुछ एडवांटेज हैं, बट स्टिल आई वुड से कि हम रूल आउट नहीं कर सकते जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस लगाए जाते हैं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इनविजिबल ब्रेसेस रिकमेंड नहीं होते हैं। उनके लिए आज भी हम मेटालिक ब्रेसेस या मेटल ब्रेसेस विद लॉक आते हैं या सेरामिक ब्रेसेस विद लॉक आते हैं, उनके लिए जाते हैं। एंड फॉर स्कूल किड्स एट टाइम दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू वेयर द इनविजिबल ब्रेसेस ऑन देयर ओन, कि वो उसको खुद से पहन के रखें, सारा दिन निकाल के संभाल के रखें। तो इसीलिए आज भी हम स्कूल जाते बच्चों के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल मेटल या सेरामिक ब्रेसेस हैं वो प्रेफर करते हैं।
तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हर एक थेरेपी हर किसी के लिए नहीं है, चाहे वो इनविजिबल ब्रेसेस हों, चाहे वो मेटालिक ब्रेसेस हों, इसमें पेशेंट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, जितना मुझे समझ में आया हाँ जी। कि हर पेशेंट के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होगी, ये समझना होगा कि किसके लिए क्या फ़ायदेमंद है। इसके बीच में आपने मेंशन किया एक एडवांस्ड इमेजिंग की, तो एडवांस्ड इमेजिंग क्या है और अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या हैं जिसमें कि डेंटल ट्रीटमेंट्स पे भी फ़र्क पड़ रहा है। एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट मुझे दिखता है कि हार्ट ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो गई हैं, पर डेंटल ट्रीटमेंट्स कैसे पहले से सिंपलर हो गई हैं विद एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में प्लीज़ आप हमें थोड़ा बताएं। जी, तो बहुत सारी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं डेंटल में भी। और सबसे पहले मैं 3D इमेजिंग या 3D प्रिंटिंग के बारे में बात करना चाहूँगी, जो मैं इनविजिबल ब्रेसेस बता रही हूँ। तो 3D इमेजिंग जो है उसकी हेल्प से, या डिजिटल स्कैन्स जो आए हैं आजकल, ये बहुत ही एक लेटेस्ट टेक्निक है जो आजकल सारे डेंटिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इम्प्रेशन लेने का, जो हम इम्प्रेशन बनाते हैं क्राउन्स के लिए या कोई भी प्रोसीजर जिसके लिए हमें नाप लेना है, तो हम इम्प्रेशन मटेरियल लेके ट्रे में लोड करते हैं, पेशेंट माउथ में रखते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को गैगिंग होती है, एंग्जाइटी होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल रूल आउट हो चुकी हैं, क्योंकि जो भी हम ये 3D स्कैनिंग करते हैं, इससे बहुत जल्दी इमेज हम अपने लैपटॉप्स या स्क्रीन्स पे देख सकते हैं और इस डेटा को हम डेंटल लैब्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दे आर मोर प्रिसाइज, दे गिव अस एक्यूरेट रिजल्ट्स, and the fabrication process of whether it is invisible braces, aligners or it is crowns, it has become very fast nowadays. तो ये एक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है। ऑल्सो मैं आपको लेज़र डेंटिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी। लेज़र डेंटिस्ट्री, जैसे कि मैंने लेज़र फिलिंग्स आपको बताई, उसके अलावा कुछ और भी लेज़र प्रोसीजर, जैसे हम गम्स में डीपिगमेंटेशन करते हैं, क्राउन लेंथनिंग करते हैं, या हमें अगर छोटा सा कट लगाना है तो पहले स्कैल्पल यूज होता था, लेकिन अब लेजर टेक्निक के द्वारा हम ये जो काम करते हैं, इसकी वजह से देयर इज मिनिमल ब्लड लॉस और बहुत फास्ट हीलिंग होती है। हम अपना डेंटल प्रोसीजर जल्दी कवर कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आपने अच्छी चीज़ बताई कि लेज़र ट्रीटमेंट या एडवांस ट्रीटमेंट से कि इम्प्रेशन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि जब मेरा एक बारी डेंटल इम्प्रेशन लिया गया था तो मुझे टेस्ट बहुत ख़राब लगा था उसका, जी, परेशानी तो हुई थी। बट अगर वो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी से अगर हम वो इम्प्रेशन लेना ही बंद कर सकते हैं तो आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आता है इसी के चलते कि एडवांस जो थेरेप्यूटिक्स है, यानी कि एडवांस ट्रीटमेंट्स के अंदर अभी इम्प्लांट्स के बारे में बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाँ जी। इम्प्लांट्स में भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो सिंगल विजिट इम्प्लांट्स होते हैं, कुछ में बोलते हैं मल्टीपल विजिट इम्प्लांट्स होते हैं। तो इम्प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं, क्या उनको सिंगल विजिट किया जा सकता है या उनको उनसे पेशेंट बेस्ट फ़ायदा कैसे लें? इम्प्लांट्स एक 2 स्टेज प्रोसीजर है, जिसमें हम इम्प्लांट को बोन के अंदर डालते हैं और एक प्रोसेस होता है ऑस्टियो इंटीग्रेशन। मतलब इम्प्लांट को जब हम हड्डी में डालते हैं तो उसके चारों ओर हड्डी बननी चाहिए। तो लगभग इसके लिए हमें 3 महीने चाहिए होते हैं। इट इज़ अ 2 स्टेज प्रोसेस, जिसमें हम इम्प्लांट को डालते हैं और जब चारों ओर से बहुत अच्छे से बोन फॉर्मेशन हो जाती है, तब हम उसके ऊपर क्राउन लोड करते हैं। इम्प्लांट इज लाइक अ रूट, एक रूट की तरह होता है जो ओरिजिनल टूथ स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। एंड इम्प्लांट से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये बहुत कॉमन हो चुका है, इससे किसी को डरने की बात नहीं है कि ये एक सर्जिकल प्रोसेस है। द एडवांटेज इज कि अगर हम इम्प्लांट को छोड़ के जैसे पहले ब्रिजेस बनाते थे, तो हम एडजेसेंट टीथ का सपोर्ट लेते हैं, हमें कई बार हेल्दी टूथ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सपोर्ट लेने के लिए, वो हमें नहीं करना पड़ता इम्प्लांट्स के लिए। इम्प्लांट्स बायोकम्पैटिबल होते हैं, टाइटेनियम के बने होते हैं, और आजकल बहुत सारी कंपनीज इम्प्लांट बनाने लग गई हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इम्प्लांट्स के लिए। पेशेंट बहुत अच्छे से खाना खा पाता है, चूइंग कैपेसिटी इज वेरी गुड, दे आर एबल टू फ्लॉस, मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। बट येस, देर आर सम इंडिकेशंस कि हमें इम्प्लांट्स कब डालने चाहिए। तो उसके लिए हम बोन क्वालिटी असेस करते हैं, हम पहले सीटी स्कैन कराते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि बोन क्वालिटी कैसी है, हमें कितने डायमीटर का, कितनी लेंथ का इम्प्लांट डालना है। एंड ऑल्सो इसमें सिस्टमिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो लोग मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, उनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम इम्प्लांट डाल सकते हैं कि नहीं, या जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक है, उन लोगों में
हम थोड़ा सोचते हैं उसमें, क्योंकि इम्प्लांट के रिजल्ट्स कई बार बहुत अच्छे नहीं आते हैं। तो इम्प्लांट्स वर्सेस ब्रिजेस, पेशेंट्स को कब ये फैसला लेना होगा कि उनका काम ब्रिज से चल सकता है जी या उनको इम्प्लांट ही लगवाना पड़ेगा? जैसे कि आपने बताया कि इम्प्लांट्स में भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि सब किसी को इम्प्लांट्स नहीं लगाए जा सकते, पर अगर बाई चांस पेशेंट चाहते हैं कि उनको इम्प्लांट्स ही चाहिए, ब्रिजेस नहीं चाहिए, या फिर ब्रिज ही चाहिए इम्प्लांट्स नहीं चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो कैसे चॉइस करें कि उनको उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा? और डेंटल सर्जन, यानी कि आप चाहे वो एक्सपर्ट डेंटल सर्जन है, वो कैसे फैसला लेते हैं कि किन के लिए क्या बेटर रहेगा? क्या इम्प्लांट्स कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे ब्रिजेस को, या अभी ब्रिजेस के लिए रूम है? नहीं, डेफिनेटली ब्रिजेस के लिए भी रूम है, बिकॉज एज आई टोल्ड दैट सिस्टमिक हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड इनसाइड द बोन। तो ऐसी जगहें जहाँ पर हमें लगता है कि सफिशिएंट बोन नहीं है, इम्प्लांट का एक्सपोजर हो सकता है या लॉन्गेविटी ऑफ इम्प्लांट क्वेश्चनेबल है, हमें इम्प्लांट को डालने के लिए प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल रही है, एडजेसेंट टीथ का सपोर्ट अच्छा है, वहाँ पे हम डेफिनेटली ब्रिजेस के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस हेल्दी पेशेंट्स जो हैं या डायबिटिक्स भी हैं, कंट्रोल्ड हैं, हम उनका HbA1c रिपोर्ट करा के ये असेस कर सकते हैं कि हम इम्प्लांट डाल सकते हैं कि नहीं। विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन इम्प्लांट्स, आई वुड से दैट मैक्सिमम केसेस नाउडेज इम्प्लांट इज पॉसिबल। इम्प्लांट्स तो तब ज़रूरी हैं जब दांत की जगह किसी एक नए दांत को लगाना हो, पर दांत को बचाने के लिए, जैसे कि पहले करते थे RCT या शायद अभी भी करते हैं, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जी, ये किस में इंडिकेटेड होता है? कितना कॉम्प्लेक्स है ये? क्या इसको सिंगल विजिट RCT किया जा सकता है? इसके क्या इंडिकेशंस हैं और पेशेंट्स को इसके बारे में क्या समझना चाहिए ताकि वो अपने दांतों को बचा सकें? और मुझे जितना ध्यान है, इसमें कई तरह की कैप्स भी आती हैं, मल्टीपल अलग अलग तरीके की रंग की, उस उनके बारे में प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा और बताएं। जी। RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रीटमेंट है जो डेंटिस्ट्री में करा जाता है, बिकॉज आजकल की जो हमारी डाइट है तो उसकी वजह से या बहुत अच्छी ओरल हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से ऐसे होता है कि जो हमारे मुंह में कैविटीज होती हैं या जो कीड़ा होता है वो बहुत जल्दी ऐसा होता है कि नसों तक पहुंच जाता है और पेशेंट को सिम्टम नहीं आता है। जैसे हम वेट करते हैं कि हमें दर्द होगा तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो अगर हमारे टीथ में हम ब्लैक स्पॉट नोट कर रहे हैं या हमें गम्स में स्वेलिंग नोट कर रहे हैं, सेंसिटिविटी हो रही है स्पेशली गर्म खाने पे, ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो इन्फेक्शन है, कीड़ा है, वो सिर्फ इनामल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो अंदर नसों तक या जहां हमारा डेंटिन है वहां तक पहुंच चुका है। तो रूट कैनाल प्रोसीजर ऐसे समझिए कि एक तरीके की फिलिंग ही है, पर थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर है जो कि हम सिटिंग में करते हैं। इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फ़र्क ये है कि नॉर्मल फिलिंग्स में हम एनेस्थीसिया नहीं देते, इसमें हम थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, दांत को सुन करते हैं, और हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं जिनको हम रूट कैनाल फाइल्स कहते हैं, और रोटरी टेक्निक होती है। तो रोटरी टेक्निक एक समझिए मशीन है जिसके अंदर एक फाइल लगी है और वो स्पिन करती है दांत की कैनाल के अंदर, बहुत इजीली जो भी इन्फेक्शन है उसको निकाल देती है। देन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ इरिगेशन सिस्टम जिससे हम इरिगेट करते हैं दांत के अंदर और सारा इन्फेक्शन निकालते हैं। फिर हम इस दांत को भरकर इसके ऊपर क्राउन्स लगा देते हैं। सो इट इज अ मेथड टू सेव द ओरिजिनल टूथ। देर इज नथिंग बेटर देन सेविंग द ओरिजिनल टूथ। इम्प्लांट हम तब करते हैं जब हमारा दांत नहीं होता है। अगर हमारे पास ओरिजिनल टूथ स्ट्रक्चर है देन डेफिनेटली रूट कैनाल इज द बेस्ट ऑप्शन। कमिंग ऑन टू द क्राउन्स, जो आप क्राउन्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो पहले ज़माने में मेटल क्राउन्स ही होते थे, लेकिन अब मेटल क्राउन्स के ऊपर लेयरिंग करी जाती है जिसको हम मेटल सेरामिक क्राउन्स कहते हैं, या फिर प्योर सेरामिक क्राउन्स होते हैं जिनको हम जर्कोनिया क्राउन्स कहते हैं। तो क्राउन्स में काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है, ये पेशेंट चॉइस है कि वो क्या कराना चाहते हैं। तो ये जो क्राउन्स, RCT, ये सब सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही है, यानी कि बड़े लोगों के लिए, या ये बच्चों में भी होता है? क्योंकि कैविटीज़ तो, अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि कैविटीज़ तो बच्चों में भी होती हैं, अगर कैविटी वो बढ़ जाए और उनमें RCT करनी पड़े, तो क्या उनमें भी RCT की जा सकती है और उनको भी क्राउन्स की ज़रूरत पड़ती है, या उनमें ऐसा ज़रूरत नहीं होती है? नहीं, बच्चों में भी हम रूट कैनाल्स करते हैं। बच्चों की रूट कैनाल्स को पल्पेक्टमी कहा जाता है, क्योंकि जो दूध के दांत होते हैं उनमें भी नसें होती हैं। तो बच्चे आते हैं जिनमें बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, और अगर सपोज कोई
मिल्क टूथ है जिसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और उसकी जगह परमानेंट टूथ को आने में बहुत समय है, लेट्स से 3 to 4 years है, तो हम अगर उस टूथ को रिमूव कर देते हैं तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उसकी जगह कोई और परमानेंट टूथ इरप्ट हो सकता है, बच्चे के दांत मैल अलाइंड हो सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट हमें उसको बचाना है। तो बचाने का तरीका पल्पेक्टमी होता है, अगेन द सेम प्रोसीजर कि हम नसों को निकाल के क्लीन करके भर के छोड़ देते हैं और उसके ऊपर क्राउन्स लगाते हैं। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में भी क्राउन्स बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, सो दैट दे आर एबल टू ईट, मेंटेन गुड स्पीच, उनकी जो चूइंग कैपेसिटी है वो अच्छी रहे, एंड ऑब्वियसली एक एस्थेटिक लुक से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो बच्चे को अच्छा फील होता है। एक और जो सवाल है वो ये है कि आजकल कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम लोग स्मोकिंग भी करते हैं, टोबैको च्यू भी करते हैं। सिर्फ स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग का कितना रोल है? क्या ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कैंसर होता है, या बॉडी के अंदर से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से किसी को कैंसर हो सकता है? क्योंकि स्मोकिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, सबको कैंसर नहीं होता है। ऐसे ही तंबाकू भी बहुत सारे लोग खाते हैं, सबको कैंसर नहीं होता है। तो क्या इसमें बॉडी के अंदर का कोई रिएक्शन भी है जो असर करता है, या सिर्फ टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग ही है? क्योंकि आई एम श्योर ये पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में, पर क्या बॉडी की अपनी कोई टेंडेंसी भी है जो इसको असर करती है? द पीपल हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जो बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो एक वो फैक्टर होता है। बाकी स्मोकिंग या एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल या टोबैको च्यूइंग, इन सब चीज़ों में जैसे हम जानते हैं कि निकोटीन होता है। अगर हम ओरल कैंसर्स की बात करें तो ओरल कैंसर्स लाइक ल्यूकोप्लेकिया या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये हमारे जो गम्स हैं, जो हमारे बक्कल म्यूकोजा है जिसको हम चीक्स बोलते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारा जो पैलेट होता है। और इसमें कई बार साइंस और सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं, तो ये मैं एक चीज़ एज अ अवेयरनेस बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मुंह में कोई नॉन हीलिंग अल्सर है या कोई पॉइंट है जहाँ से परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है, या आप कोई ब्लैक और रेड पैचेस नोट करते हैं, तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें। इफ़ यू आर अ क्रॉनिक स्मोकर, या अगर आपको लगता है कि मेडिकली हम किसी वजह से हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपको अनएक्सप्लेन्ड फीवर हो रहा है, तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए चेकअप कराने के लिए। तो इसी के चलते कितनी फ्रीक्वेंटली डेंटल विजिट्स होनी चाहिए ताकि पेशेंट्स अपने आप को समझ सके कि कहीं उनको ओरल कैंसर हो तो नहीं रहा, या होने के चांसेस तो नहीं है? क्या वंस इन अ ईयर कंफर्टेबल है, या वंस इन अ 6 मंथ्स है जो इंडिकेटेड है? कितनी फ्रीक्वेंटली लोगों को डेंटल चेकअप कराना चाहिए ताकि उनको ये पता चले कि उनको कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा? देखिए, जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, दे आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, उनको कोई मेडिकल डिजीज नहीं है, दे कैन विजिट द डेंटिस्ट वंस इन अ ईयर। बट आई वुड से कि जिन जो मेडिकली जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या उनको कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं, वो डेफिनेटली एटलीस्ट 6 मंथ्स में विजिट करें। जिनको ओरल हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, दे आर प्रोन कि उनको फ्रिक्वेंट कैविटीज डेवलप होती हैं, डेंटल ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं, या लूजनिंग ऑफ टीथ हो रही है, मोबिलिटी हो रही है टीथ में, उन लोगों को जल्दी डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ्स। तो ये तो रही बीमारियों की बात। कुछ लोगों का मानना है, और ये प्रोवर्ब भी है, कि इफ द टूथ डजंट हर्ट इट इज हेल्दी। क्या ये सही है? सो एज आई सेड बिफोर कि लोग डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब उन्हें दांत में दर्द होता है। आई थिंक आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 years, और आज भी जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो यही बोलते हैं कि मैम हम 15 डेज से पेन किलर खा रहे थे, वेट कर रहे थे, या अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, अब ज़्यादा हुआ है तो हम आए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई बार हमें साइन और सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, इसीलिए रेगुलर डेंटल चेकअप्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो दांत में जो पेन है वो बहुत ही लेट स्टेज में आता है। What is important is the changes, clinical changes in our mouth. If we are noticing कि हमारे गम्स में रेडनेस आ रही है, कहीं पे स्वेलिंग आ रही है, हमें सिर्फ सेंसिटिविटी फील हो रही है, कई बार पानी से हो रही है, हवा से हो रही है, या स्वीट खाने पे हो रही है, these are in itself an indication that we are having some or the other dental problem and we should visit the dentist. आजकल
ओवर द काउंटर टूथपेस्ट और मेडिसिनल टूथपेस्ट का बहुत रिवाज है। इसमें ऐसा होता है जैसे हमें एडवर्टाइजमेंट में दिखता है, ये नमक वाला टूथपेस्ट है, ये नीम वाला टूथपेस्ट है, ये सेंसिटिविटी रोकता है। इसमें कितना सच है? क्या लोगों को ये समझ के कि ये सारे टूथपेस्ट ही हमारी दवाइयाँ हैं, वो टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए या उनको डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए? उनको डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स दिस इज़ लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो, कि हम कहते हैं कि ये एक्टिव सॉल्ट वाला है या चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट है, बट कुछ चीज़ों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। देर आर मैनी डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट in the market available, and they have to be prescribed by the dentist एज एंड वेन रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि हम इनको रूटीन में यूज कर सकते हैं। कई टूथपेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब्रेसिव्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इनामिल है वो सरफेस इरोड हो जाता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो एसिटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर इनामिल इरोड होगा तो बहुत जल्दी कैविटीज होंगी, वो ही कैविटी बहुत जल्दी डेंटिन तक पहुंचेगी, फिर हमें पेन होने लगता है। या एट्रीजन, इनामिल सरफेस का वेयर ऑफ होना, ये सब चीजें होने लगती हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, हमें बहुत अच्छे से ब्रशिंग करनी चाहिए अपने टूथब्रश से। पेस्ट सभी लगभग अच्छे होते हैं, सबकी कॉम्पोजिशन सेम होती है, बट दिस इज इमटेरियल के उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, क्योंकि लगभग सबकी कॉम्पोजिशन सेम होती है। डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट बहुत सारे बनाए गए हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट अगेन दे हैव टू बी यूज्ड ओनली व्हेन योर डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब देम। Please do not buy just seeing the ad on the television and keep on using them for a long period of time. थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छी हमें इंफॉर्मेशन दी। मुझे ये बताइए कि प्रेगनेंसी में डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए कि नहीं, और क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में कि जिसमें पेशेंट को डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है या फिर हो सकती हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता है। So right, thank you for asking this question, because हमारे पास कई बार प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं एंड दे आर इन देयर थर्ड ट्राइमेस्टर। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज द सेफेस्ट पीरियड टू गेट डेंटल ट्रीटमेंट डन, जिसमें आप कोई भी डेंटल प्रोसीजर करा सकते हैं गायनोकोलॉजिस्ट के कंसेंट के साथ। और प्रेगनेंसी इंड्यूस जिंजिवाइटिस एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स फेस करती हैं, जिसमें हमारे जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो स्वेल अप हो जाते हैं, हमें ब्लीडिंग नोट करते हैं या पेन होते हैं। पेन होता है तो उसके लिए आप डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो करा सकते हैं। ऑल्सो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कैन लीड टू प्री टर्म बर्थ and low birth weight babies, it has been reported. So in pregnancy, maintenance of oral hygiene is very very important. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से हमारी लाइफ में आ रही है। आपको क्या लगता है कि डेंटल डायग्नोसिस, डेंटल हेल्थ एंड डेंटल ट्रीटमेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, और इससे पेशेंट अपना फ़ायदा खुद कैसे कर सकते हैं, या फिर डेंटिस्ट उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, या दोनों लोग मिलके यानी पेशेंट और डेंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करें ताकि उनको डेंटल प्रॉब्लम्स हो ना, और अगर हो जाएं तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकें? Artificial intelligence will definitely help in diagnosis and treatment planning of the various dental diseases. जो भी बीमारियां हो रही हैं, जो भी हमारी ओरल हेल्थ इश्यूज हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या रोबोटिक्स है जो हम कहते हैं, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। बिकॉज जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इम्प्लांट्स के बारे में बात करी थी, तो थ्रू AI and robotics it will help us to prepare or place implant in the oral cavity with much more accuracy and precision, जिसमें कुछ भी एरर नहीं होएगा और बहुत कम ब्लड लॉस होगा, फास्टर हीलिंग होगी और बहुत अच्छे कॉस्मेटिक रिजल्ट्स भी आएंगे। मैंने तो एक जगह पढ़ा था, डेंटल ट्रीटमेंट्स आर नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज। आपको क्या लगता है, डेंटल ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं? आई एम श्योर आप बोलेंगे कि नहीं होते, बट पेशेंट्स को जिनको कि इंश्योरेंस कवर नहीं करती है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट्स को इंश्योरेंस यूजुअली कवर नहीं करती है, उनको वो पिंच होता है कि डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि सफरिंग वर्सेस डेंटल ट्रीटमेंट, इसके बीच में कॉस्ट डिफरेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसी है? देखिए, डेंटल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, और हम एक्सपेंसिव उसको डिले करके बनाते हैं। अगर हम टाइमली रूटीनली अपने डेंटिस्ट को विजिट करते हैं,
देन देर आर सम बेसिक प्रोसीजर्स जो आई थिंक मुझसे सब डेंटिस्ट अग्री करेंगे, जो कि क्लीनिंग ऑफ टीथ हैं या डेंटल फिलिंग्स हैं, ये सब ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो आई वुड से कि आप अपने डेंटिस्ट को टाइमली विजिट करिए और अपना जो भी खर्चा है या एक्सपेंडिचर है आप उसको खुद से इंक्रीज करते हैं अगर आप लेट करते हैं डेंटिस्ट को विजिट करने में। बहुत अच्छी बात। एक एडवांसमेंट की बात अगर हम करें तो स्टेम सेल थेरेपी भी आ गई है, तो क्या स्टेम सेल से अपने दांत रीग्रो कराए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। हमारे जो डेंटल पल्प के स्टेम सेल्स होते हैं, जहाँ पे हमारी नर्व्स हैं, ब्लड सप्लाई जाती है, वहाँ पे जो स्टेम सेल्स बनते हैं उनको हम प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। तो उनको यूज़ करके डेफिनेटली आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है टू रीजेनरेट द लॉस्ट टूथ स्ट्रक्चर और एनामल। तो देर इज अ चांस, वी ऑल एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, कि हम इन स्टेम सेल्स के द्वारा जो हमारा टूथ स्ट्रक्चर लूज हो जाता है कैविटी फॉर्मेशन, कीड़ा लगने की वजह से या ड्यू टू एनी ट्रॉमा और इंजरी, हम उसको रीजनरेट कर पाएंगे। ये सब तो रही पेशेंट्स के बारे में बात। डेंटिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी डेंटल कॉन्फ्रेंसेज, डेंटल अवेयरनेस सेशंस ये सब होते रहते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ फॉर डेंटिस्ट देमसेल्व्स, the surgeons, the doctors themselves, to keep themselves updated with all these programs? क्योंकि अगर हम रूटीन डेंटिस्ट्री भी करते रहते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए वो काफ़ी है, पर हमें कितना ज़रूरी है कि हम इसको और पढ़ें और समझें, एडवांसमेंट्स को और अपनी प्रैक्टिस में लाएं। सो देर इज समथिंग कॉल्ड CDE, कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन। जैसे कि मेडिकल में कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन होती है, वैसे ही डेंटल में भी होती है। लॉट ऑफ डेंटल कॉन्फ्रेंसेज एंड लेक्चर्स आर बीइंग कंडक्टेड, एंड विद सो मच एडवांसमेंट इन डेंटिस्ट्री, जो अभी हम AI की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, 3D स्कैनिंग की बात कर रहे हैं, विद डेवलपमेंट सो मच हैपनिंग इन इम्प्लांट्स ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब डेंटिस्ट भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, वी सो दैट वी कैन डिलीवर द बेस्ट पेशेंट केयर इन डेंटिस्ट्री। यंग डेंटिस्ट जो अभी डेंटल फील्ड एंटर कर रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्या उनके लिए सिर्फ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री एक ऑप्शन है, या उनके लिए टीचिंग भी एक ऑप्शन है, रिसर्च एक ऑप्शन है? ये ऑप्शंस एज करियर ऑप्शंस क्या है यंग डेंटिस्ट के? प्लीज़ किसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? यंग डेंटिस्ट के लिए ऑप्शंस हैं, एज वी ऑल नो दैट आफ्टर ग्रेजुएशन दे कैन डू पोस्ट ग्रेजुएशन, देर इज फेलोशिप ऑल्सो, देर इज PhD ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन वंस इंटरेस्ट दे कैन गो इन रिसर्च वर्क, they can do clinical practice, and they can also go in the teaching line also. There are multiple options. तो कंक्लूडिंग दिस कन्वर्सेशन, आप हमारे व्यूअर्स को क्या 3 मैसेज देंगे जिससे वो समराइज कर सकें कि एटलीस्ट ये 3 टेक होम मैसेज हैं जिनको वो फॉलो करें तो उनके डेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, उनको डेंटिस्ट के पास कम जाना पड़ेगा और उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। हम सबको अच्छा लगता है शुगरी चीज़ें खाना, खाएं लेकिन उसको एक मात्रा में खाएं। उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक आपको मॉनिटर करना चाहिए जो भी हम खाते हैं। दूसरा, अपनी ओरल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रशिंग अपना देखें, ट्वाइस 2 बार ब्रश ज़रूर करें। अपने टूथब्रश को 3 to 4 मंथ्स पे चेंज करें। और ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्दी से सिर्फ 2 या 3 मिनट जल्दी ना करें, प्रॉपरली सारे टूथ सरफेसेस को क्लीन करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कभी भी कोई भी जो डेंटल सिम्टम्स मैंने बताए हैं उनमें से कुछ भी महसूस हो तो प्लीज़ टाइमली अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उससे आपका खर्चा भी बचेगा। Thank you, Dr. Sonakshi, for connecting with us today, and thank you very much for enlightening our viewers with preventive strategies, with treatments regarding to dental health. And thank you आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हम आपके लिए और अवेयरनेस सेशंस लाते रहेंगे regarding your health, preventions and treatments. I am your host, Dr. Varun, signing off for today. Namaste. Jai Hind.